ओके, आज हमें क्या पढ़ना है? ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन आप लोग का क्लियर है? क्या क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? प्लांट्स में कैसे होता है देखा था हमने। कैसे होता है प्लांट्स में रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होते हैं प्लांट्स में? स्टोमाटा। स्टोमाटा, ठीक है। अर्पित, आप थे लास्ट क्लास में? आप बताओ स्टोमाटा में हमने क्या क्या स्ट्रक्चर देखा था, कैसा था स्टोमाटा का स्ट्रक्चर? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, आपने क्या क्या पढ़ा, रिवाइज किया आप लोगों ने? किसी ने भी रिवाइज नहीं किया? बोलो बच्चों, क्या क्या पढ़ा था हमने? अच्छा, डायग्राम तो दिख रहा है ना स्क्रीन पे, आप डायग्राम देखकर ही बता दो क्या क्या है हमारे स्टोमेटा में। ओपन स्टोमेटा है तो कैसा है, क्लोज स्टोमेटा होता है तो कैसा होता है? मैम गार्ड सेल्स, स्टोमाटल पोर, क्लोरोप्लास्ट। और सब्सिडरी सेल्स क्या होते हैं? क्या होते हैं सब्सिडरी सेल्स जो गार्ड सेल्स को कवर करके रखते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं गार्ड सेल्स को? हमने डे एंड नाइट में अलग अलग देखा था। रेस्पिरेशन का रेट होता है, कब होता है ज्यादा रेस्पिरेशन का रेट? प्लांट्स में रेस्पिरेशन का रेट ज्यादा कब होता है? डे नाइट में। बोलो बोलो बोलो। राइट, नाइट में होता है। नाइट में होता है, ठीक है। ओके, ह्यूमंस में हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, क्या है? ह्यूमंस में हमने क्या क्या देखा था, क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के? स्टार्टिंग से बताओ मुझे, कोई स्टार्टिंग से बताओ, कहाँ से स्टार्ट होता है? कम ऑन गाइस, मतलब बताओ। सब भूल गए? शासन कुछ याद है? यस मैम। आद्या, आप पता है बच्चे मुझे रिवाइज करते हो, आप नहीं बताओ, कोई और बताएगा। अर्पित, आनंद, श्रेया, कम ऑन, ये तो इतना इजी है यार। नोज बताना है, नोज के बाद कहाँ जाता है, एयर कैसे कैसे फ्लो होता है, यही तो पूछ रही हूँ। मैम क्या बोला आपने? जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, एयर कैसे कैसे फ्लो होता है, फाइनली वो हमारे एल्वियोलाइज तक जाता है, तो कौन कौन से रूट से जाता है, वही स्ट्रक्चर बताना है आपको। चलो यहाँ देखकर बताओ। मैम नेजल कैविटी। नोज, नोज के बाद नेजल कैविटी में जा रही है, फिर फेरिंग्स में जाती है,
फेरिंग्स के 3 डिवीजन बताए थे, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरियोफेरिंग्स, है ना। फिर फेरिंग्स के बाद कहाँ जाएगी? फेरिंग्स के बाद ट्रैकिया में जाएगी। ट्रैकिया के ऊपर क्या होता है? लैरिंग्स होती है। लैरिंग्स क्या होता है? वॉइस बॉक्स होता है। याद आ रहा है? ट्रैकिया, Yes. ट्रैकिया होता है, इसमें कार्टिलेजिनस स्ट्रिंग होते हैं। फिर ट्रैकिया का डिवीजन किसमें होता है? ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड देन एल्वियोलाई, है ना। इतना हमने पढ़ लिया था। सब भूल गए आप लोग, कुछ भी याद नहीं है। ठीक है, एल्वियोलाइज में क्या होता है देखो। एल्वियोलाई क्या होते हैं? ऐसे एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें बहुत ही छोटे 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 सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो हमारा लंग्स होते हैं इसमें मिलियंस ऑफ एल्वियोलाइज प्रेजेंट है, बहुत सारे एल्वियोलाइज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से कैपिलरीज हैं। एल्वियोलाइज क्या होते हैं? इसके ऊपर बहुत सारी कैपिलरीज इनको सराउंड किए रखती हैं। ठीक है, कैपिलरीज क्या होती है? ब्लड वेसल्स, जिनके अंदर से ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, जो क्या करेंगे, जो भी आपका गैसेस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेंगी कैपिलरीज। ठीक है, और यही कैपिलरीज कहाँ लेकर जाएंगे? इनको दूसरे टिश्यूज के पास लेके जाएंगी। ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया था कि किस तरीके से एक्सचेंज होता है, कि एल्वियोलाई होती हैं, देन यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं, बहुत सारी कैपिलरीज इन एल्वियोलाइज को सराउंड करके रखती हैं, और उन कैपिलरीज से फिर क्या होता है, जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करके कहाँ ले जाता है? हमारे टिश्यूज में लेके जाता है। ठीक है ना। अच्छा, हमारे एल्वियोलाइज में कौन से गैसेस ज्यादा होंगे? ऑक्सीजन होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा? क्या होगा यहाँ पे? ऑक्सीजन रिच ब्लड ज्यादा होगा, क्योंकि अभी हमने जो बाहर से एयर लिया है, नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर जो हमने लिया है एनवायरमेंट से, उसमें क्या है? ऑक्सीजन ज्यादा है। ठीक है, तो हमारे एल्वियोलाइज में क्या होंगे? अभी ऑक्सीजन ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ क्या होगा? डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन क्या होता है? क्या होता है डिफ्यूजन? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये डिफ्यूजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन अभी बहुत ज्यादा है एल्वियोलाई में, तो यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है ऑक्सीजन का। एंड हमारी कैपिलरीज में क्या है? ऑक्सीजन कम है, तो कहाँ मूव करेगा? ये कैपिलरीज में जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन कैपिलरीज में गया, एंड देन कैपिलरीज उनको कहाँ कैरी करेंगी? फर्दर दूसरे टिश्यूज में कैरी करेंगी। ठीक है, एंड टिश्यूज में क्या हो रहा है? यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हुआ है, तो वो क्या करेंगे? वो वहां से कैपिलरीज जो है वो उनको वापस से एल्वियोलाइज में लेकर जाएंगी। ठीक है, ये समझ में आया सभी को? समझ में आया? अच्छा, जो एल्वियोलाइज होती हैं, एल्वियोलाइज जो होते हैं, इनके पास ऐसे क्या फीचर्स होते हैं? इनके फीचर्स क्या होते हैं कि इतने एफिशिएंट होते हैं गैसेस को कैरी करने में? देखो, सबसे पहले तो होता है कि इनका सरफेस एरिया बहुत ही लार्ज होता है। दे हैव लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया लार्ज होने का मतलब हुआ, अगर जो एल्वियोलाइज है वो काफी छोटे 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 फॉर्म में आपके लंग्स में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आप उनको खोल कर देखोगे ना, तो वो इतने बड़े हो जाएंगे कि वो एक टेनिस कोर्ट के बराबर उसकी साइज हो जाएगी। मतलब वो इतने बड़े होते हैं, लेकिन वो बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो दे हैव अ लार्ज सरफेस एरिया एंड दे आर प्रेजेंट इन वेरी लार्ज नंबर ऑल्सो। ठीक है, लार्ज नंबर भी होता है इनका, मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं एल्वियोलाइज। इनका जो मेम्ब्रेन होता है बहुत ही थिन होता है। ठीक है, दे हैव अ वेरी थिन सेल मेम्ब्रेन एंड वेरी dense capillary
नेटवर्क, ठीक है। एल्वियोलाइज के ऊपर क्या होते हैं, बहुत सारी कैपिलरीज इनको सराउंड की रहती हैं, है ना, बहुत ही डेंस कैपिलरी नेटवर्क होता है, ठीक है। तो यही रीजन होता है कि जो एल्वियोलाइज होते हैं वो बहुत ही एफिशिएंटली क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। ये चारों फीचर्स समझ में आए? यस ओके, अच्छा देखो, गैसेस का एक्सचेंज, ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन किस तरीके से जाएगा, ऑक्सीजन जो होता है इसे आरबीसी कैरी करती हैं, ठीक है। आरबीसी क्या होते हैं, ब्लड में प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, है ना, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तो ऑलमोस्ट 97% ऑक्सीजन हमारा आरबीसी के थ्रू कैरी होता है, ठीक है। आरबीसी में क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं ना, हीमोग्लोबिन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनकी एफिनिटी ऑक्सीजन के बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है एक बार में, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, ठीक है। क्लियर है ये? तो सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन है वो कौन कैरी करेगा, हमारे आरबीसी, ठीक है। बाकी जो ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा भी कैरी करते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा भी हमारे ब्लड का ही कंपोनेंट है, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगी आप लोग को। ऑलमोस्ट 3% ऑफ O2 कौन कैरी करता है, प्लाज्मा कैरी करता है, ठीक है। तो अभी समझ में आया कि ब्लड कैसे कैरी कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन को आरबीसी कैरी कर रहे हैं एंड प्लाज्मा भी कैरी कर रहा है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को कौन कैरी करता है, देखो सबसे ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल करता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में करता है, ठीक है। ऑलमोस्ट 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं एंड 20 to 25% कैसे होते हैं, आरबीसी के थ्रू कैरी करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा था, उसी तरीके से जब यहाँ हीमोग्लोबिन के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा तो क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट 7% प्लाज्मा कैरी करेगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रेवल होता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, 70% जो होता है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है, ठीक है। बाइकार्बोनेट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी जो होती है ना वाटर के लिए बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो जो टिश्यूज में हमारे टिश्यूज में वाटर भी प्रेजेंट है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे रिलीज हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करके यहाँ पे बाइकार्बोनेट बनाता है, ठीक है। और इसी बाइकार्बोनेट के फॉर्म में वो हमारे ब्लड वेसल्स उसको कैरी करते हैं, क्लियर है? अब देखो रेस्पिरेशन इन डिफरेंट एनिमल्स कैसा होता है, हमने ह्यूमंस का देखा, प्लांट्स का देखा, नाउ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स को हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक एक्वाटिक एनिमल्स हो सकते हैं जो पानी में रहते हैं एंड दूसरे टेरेस्ट्रियल और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है, जो लैंड पे रहेंगे। तो एक्वाटिक एनिमल्स में क्या होता है, ये पानी में रहते हैं, पानी में, पानी से वो कैसे ब्रीथ करेंगे, पानी से कैसे होगा, किसी को आइडिया है? गिल्स। हाँ, गिल्स के थ्रू करेंगे। देखो पानी में क्या होता है ना, पानी में भी ऑक्सीजन घुला हुआ है, ठीक है, लेकिन जो एयर में ऑक्सीजन है उससे बहुत ही ज्यादा कम होता है, ठीक है। लेवल जो होता है ऑक्सीजन का वाटर में बहुत ही ज्यादा कम होता है एज कंपेयर टू एयर, ठीक है। तो इसलिए जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं इनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है वहां से रेस्पिरेशन करने के लिए, ठीक है, क्योंकि पानी से ऑक्सीजन निकालना बहुत ही मुश्किल है ना।
तो इसीलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं इनके पास अलग स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम फिशेस वगैरह में जैसे कि गिल्स होते हैं, ठीक है, गिल्स होते हैं। आपने देखा होगा एक फिश होती है, यहाँ पे इसकी आईज होती है एंड यहाँ पे आपने देखा होगा छोटा सा स्ट्रक्चर इस तरीके से प्रेजेंट होता है एंड ये ओपन क्लोज इस तरीके से होता रहता है। आप लोगों ने फिश को देखा होगा, नोटिस किया होगा, तो देखा होगा, ठीक है। एंड आपने ये भी देखा होगा फिश जो होती है अपने माउथ को हमेशा ओपन क्लोज करती रहती है। एक्वेरियम वगैरह में आपने ऑब्जर्व किया होगा फिश को, तो कंटिन्यूअसली वो अपना माउथ ऐसे खोलते बंद करती रहती है ना। क्यों करती है ऐसा? क्योंकि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को लेना चाहती है, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर लेगी तो उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा वो ऑक्सीजन अपने अंदर ले पाएगी, ठीक है। एंड ऑक्सीजन फिर क्या होगा, वाटर लेंगी एंड वो वाटर कहाँ जाएगा, गिल्स में जाएगा एंड गिल्स क्या करेगा, उस वाटर से ऑक्सीजन को ले लेगा, ठीक है, एंड पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर देगा एंड बॉडी से क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और वो गिल्स में आके एक्सचेंज हो जाएंगी, ठीक है, एंड देन वो बाहर निकाल देंगी फिशेस उसको। तो क्लियर है एक्वेटिक एनिमल्स में कैसे हो रहा है, ये गिल्स के थ्रू होता है, ठीक है। अच्छा, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कैसे होता है, किस तरीके से होता है, ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है, ठीक है। उनके जो सेल्स होते हैं, सेल्स ही एनवायरमेंट से क्या करते हैं, डिफ्यूजन कर लेते हैं, ठीक है। नाउ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में कैसे होता है, यहाँ पे क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। हम जैसे ह्यूमन है, हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट लंग्स होते हैं, है ना, लंग्स होते हैं जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। बट कुछ और भी एनिमल्स होते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म है, ठीक है, कॉकरोचेस हैं, इन सब में क्या होता है, मैम इसमें तो स्किन से रेस्पिरेशन हो जाता है। हाँ अर्थवर्म। हाँ, अर्थवॉर्म में, जैसे कि अर्थवॉर्म है, इसमें स्किन में ही पोर्स होते हैं, है ना, उसी से रेस्पिरेशन हो जाता है, ठीक है। इन्हें हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब है ब्रीदिंग, वो अपनी स्किन के थ्रू ही ब्रीथ कर लेते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स में क्या होता है, इंसेक्ट्स में क्या होता है, एयर ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं उनकी बॉडी में, ठीक है, जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है। एयर ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं एंड अच्छा, जो अर्थवॉर्म होता है ना, आपने देखा होगा अर्थवॉर्म जो होता है ये काफी स्लिपरी भी होता है। स्लिपरी क्यों होता है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली म्यूकस सिक्रीट करते रहते हैं अपनी बॉडी से, ठीक है। उसी म्यूकस के सिक्रेशन की वजह से जो अर्थवॉर्म की बॉडी होती है वो काफी स्लिपरी हो जाती है, और स्लिपरी होती है तभी वो अपनी स्किन से ब्रीदिंग कर पाते हैं, क्योंकि वो ब्रीदिंग को ईजी बनाता है, ठीक है। बट इंसेक्ट्स में आपने देखा होगा, जैसे आप कॉकरोच को ही देख लो, तो उसका बॉडी कैसा होता है, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो एक्सोस्केलेटन की कवरिंग होती है, मतलब उसका जो अपर पार्ट होता है कॉकरोच का बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। तो वो स्किन से तो ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, तो उनमें एक अलग ट्रैकियल सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो ब्रीदिंग कर पाते हैं। एंड उसी ट्रैकिया में उसके अपर पार्ट में क्या होते हैं, छोटे छोटे स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं। स्पाइरिकल्स क्या होते हैं, ये पोर्स होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। तो इंसेक्ट्स में इस तरीके से होता है। अच्छा, फ्रॉग्स कैसे होते हैं, ये एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है। तो ये स्किन के थ्रू भी ब्रीथ कर सकते हैं एंड इनमें लंग्स भी होते हैं, लंग्स। ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास हीमोग्लोबिन नहीं होता, ठीक है, हमारे अंदर अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता तो आपको पता है क्या होता, हमारा रेस्पिरेशन रेट क्या होता,
अगर हमारे अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता तो फिर हमारा रेस्पिरेशन रेट कैसा होता? अगर सपोज हम डिफ्यूजन के थ्रू अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते तब क्या होता? तो आपको पता है हमारा टॉप टू बॉटम जाने के लिए मीन्स हमारे नोज से अप टू टॉप टू टोज जाने के लिए हमारे एयर को ऑलमोस्ट 3 इयर्स लग जाते। आप एक बार ब्रीथ कर रहे हो, एक बार इनहेल कर रहे हो, 3 साल लग जाते आपको गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में। ठीक है, तो आप सोच सकते हो हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है। इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए इतनी ज्यादा होती है, वो फटाफट उसको कैच करके ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरी बॉडी में, है ना। ठीक है, यहाँ पे हमारा रेस्पिरेशन खत्म हो गया। ठीक है, किसी को पूछना है इसमें कुछ? मैम हम्म, ये ट्यूब फीट और डर्मल ब्रांकियल क्या होता है? क्या क्या? मैम मतलब एकिनोडर्म्स में जैसे स्टारफिश हो गई तो हम्म, उसका मैम रिस्पायरेशन उसमें वो ट्यूब फीट या फिर डर्मल ब्रांकियल के थ्रू करती है, तो ये कैसा स्ट्रक्चर है मैम? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप मुझे ना वो चैट में लिख कर भेज दो आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, ओके, अभी इसके बाद हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ। Inspiration. रेस्पिरेशन आप पढ़ चुके हैं, तो आप सब अभी इस क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है, ट्यूब फीट एंड डर्मल ब्रैंकियल स्ट्रक्चर। आद्या मैं ये आपको देखकर बताऊंगी, ठीक है। मैम मेरी आवाज आ रही है क्या अभी? हाँ हाँ आ रही है, बोलो। अभी मैंने आपका क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है, मैं आपको ये बताऊंगी बाद में, ठीक है। यस मैम। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सब आंसर करेंगे। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच, क्या हो रहा है जल्दी से बताओ, क्या हो रहा है रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑप्शंस पढ़ो, आप लोग को ये शो हो रहा है ना, क्लियरली विजिबल है ये सभी को? गाइस बोलो, सुचेतन, स्वयं, सबको विजिबल है यस ये? मैम, यस मैम। ओके, देन आंसर करो आप लोग, क्या होता है रेस्पिरेशन में? ऑप्शन बताओ। ए ऑप्शन, नो, एनर्जी सॉरी बी ऑप्शन, एटीपी, मैम ऑप्शन बी। एटीपी। ऑप्शन बी। बी, यस। एनर्जी क्या होता है? वो रिलीज एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सारा दिन तो एटीपी का ही है ना। रेस्पिरेशन में फाइनली क्या है ना, सेलुलर रेस्पिरेशन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? एटीपी बनाने के लिए तो हमने इतनी मेहनत की है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ रेस्पिरेशन? क्या होगा? स्टोर्ड फूड। सोर्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? हमने क्या पढ़ा था? जिसमें दोनों ऑप्शन है, ग्लूकोज भी है एंड ग्लूकोज। स्टोर्ड फूड भी है। ग्लूकोज। देखो, ग्लूकोज, हमने ग्लूकोज पढ़ा है, बट हमने ये भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स से भी होता है ना। कार्बोहाइड्रेट्स भी टूटते हैं, अमाइनो एसिड्स भी टूटते हैं, एंड प्रोटीन्स भी टूटते हैं। हमने उसकी अलग अलग सिनेरियो भी पढ़े थे कि कौन कहाँ से एंटर कर रहा है रेस्पिरेशन में, पढ़ा था ना, याद है आपको? यस मैम। तो इसका ऑप्शन स्टोर्ड फूड हो जाएगा, क्योंकि फूड में सारी चीजें आ जाएंगी, फिर प्रोटीन्स भी आएगा, कार्बोहाइड्रेट भी आएगा, एंड फैट्स भी आएंगे, है ना। ठीक है, थर्ड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज्ड इन रेस्पिरेशन इज केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन इंसेक्ट्स आर, क्या होता है? ट्रैकिया। ट्रैकिया।
The narrowest and most numerous tube of lungs are termed as Bronchioles. bronchioles, है ना? ट्रैकिया देखा था आपने, इसके बाद ब्रोंकाई देखा था, इसके बाद छोटे 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 और ब्रांचेस निकली थी इनकी, ब्रोंकियोल्स हो गए थे, ठीक है? ओके, अ नॉर्मल मैन रेस्पायर्स इन अ मिनट, कितना होता है रेस्पिरेशन रेट? कितनी बार रेस्पिरेशन करते हैं हम लोग? ये होता है 14 to 18 टाइम्स पर मिनट, ठीक है? इन एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज सबसे पहले तो पायरुविक एसिड में बदलेगा, ठीक है? फिर क्या होगा जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो क्या होता है? ऑक्सीजन एब्सेंट होता है एंड हमारा पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है? लैक्टिक एसिड में बदलता है। एनिमल्स के केस में लैक्टिक एसिड में बदलता है एंड ईस्ट वाले फर्मेंटेशन के केस में क्या होता है? इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है ना, याद आ रहा है? और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, ठीक है? याद आ रहा है आप सभी को? ओके, एक द एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 इन मैमल टेक्स प्लेस इन, कहाँ एक्सचेंज होता है? Alveoli. एल्वियोलाइज में। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन मसल्स ऑफ डायफ्रागम, क्या होता है हमारे डायफ्रागम में? Contracts. कॉन्ट्रैक्ट्स। एक्सपायरेशन में क्या होता है? एक्सपायरेशन में क्या होता है? रिलैक्सेशन Relaxation होगा। of diaphragm and intercostal muscles. इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं? Rib cage is made up of intercostal muscles. हाँ देखो, ये हमारा लंग्स था, ठीक है? लंग्स के ऊपर इस तरीके से रिबकेज बने थे, तो ये जो रिबकेज होता है इसके बीच का जो मसल्स होते हैं ना, इसके बीच में मसल्स होते हैं, ठीक है? इन्हें हम इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है? The structure which prevent the entry of food into respiratory tract is कौन सा structure? Epiglottis. हाँ, इन फीवर जब होगा तो हमारा ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा? फीवर में ब्रीदिंग Increase. रेट इंक्रीज हो जाएगा, क्यों? हम ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होता है। हाँ, क्योंकि उस टाइम हमारे सेल्स को रिपेयर करना होगा, उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है? मैमेलियन लंग्स कैसे होते हैं? सॉलिड एंड स्पॉन्जी। Solid and spongy. During inspiration, the pressure of air is maximum in, कहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेशर होगा? जब आप इंस्पायरेशन करोगे, मतलब इनहेलेशन करते हो जब आप, तो हमारा प्रेशर जो होगा एयर का सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? हम एनवायरनमेंट में होगा। हाँ, पर क्यों होगा एनवायरमेंट में? मैम एयर तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर ही जाएगा ना। हाँ, एयर जो होगा वो हायर टू लोअर मूव करेगा, ठीक है? तो एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा एयर प्रेशर होगा, तभी हमारे नॉस्ट्रल्स में वो एंटर कर पाएगा, है ना? If CO2 concentration increase in blood, then breathing will क्या होगा? अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है हमारे ब्लड में तो क्या हो जाएगी? ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, है कि नहीं? यस ठीक है, मैम। ओके। हाँ चलो 16 नंबर को आंसर करो फटाफट, अभी बताया। ऑप्शन बी। In which of the following animals respiration occurs without respiratory organ? अर्थवर्म। क्या क्या होता है अर्थवर्म में? स्किन के थ्रू हो जाता है। Rate of respiration is directly affected by CO2 concentration, ठीक है? ऑक्सीजन इन लंग्स अल्टीमेटली रिचेज, कहाँ जाती है ऑक्सीजन? फाइनली कहाँ जाएगी ऑक्सीजन? इसका आंसर बताएंगे
श्रेया, श्रेया आप बताओ, ऑक्सीजन फाइनली कहाँ पे जाएगी? एल्वियोलाई में जाएगी, है ना? ओके, मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड इन ब्लड एज, अभी मैंने आपको बाइकार्बोनेट। बताया है ना, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रैवल करेंगे, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग एल्वियोलाई अकर्स थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। हीमोग्लोबिन क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, ठीक है। द मैक्सिमम बॉन्डिंग ऑफ हीमोग्लोबिन इज विद, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। नो, यहाँ पे देखो, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है एक गैस होता है जिसकी एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए सबसे ज्यादा होती है, ऑक्सीजन से भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो आपने एक वर्ड सुना होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ये क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड जो होती है ना, एक पॉइजनस गैस होता है, ठीक है। एंड इसकी एफिनिटी जो होती है ऑक्सीजन के लिए बहुत ही ज्यादा होती है। तो अगर आप ऐसे एनवायरमेंट में हो जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा है, तो आपका जो हीमोग्लोबिन होगा वो क्या करेगा, सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड को अपने साथ बाइंड कर लेगा, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा आपके ब्लड को, एंड पॉइजनस हो जाएगा पूरा एनवायरमेंट, फाइनली डेथ भी हो सकती है, ठीक है। ओके, वोकल कॉर्ड्स अकर्स इन, कहाँ होता है वोकल कॉर्ड्स? लैरिंक्स। लैरिंग्स में, ठीक है। चलो, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन से आप लोग क्या समझते हो? क्या समझते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन से? Moving from one place to another. मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना। तो हमारी बॉडी में, एनिमल्स में, लिविंग सिस्टम में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब होगा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारे अंदर? आप सोच कर बताओ क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है? Food, oxygen, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वेस्ट मटेरियल, है ना, और हॉर्मोन्स। प्लांट्स में क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है? प्लांट्स में क्या ट्रांसपोर्ट होगा? वाटर, मिनरल्स, सुक्रोज। है ना, फूड वाटर, ये सब ट्रांसपोर्ट होंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोल सकते हैं? इट इज अ लाइफ प्रोसेस, ठीक है। हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं। लाइफ प्रोसेस के डिफरेंट डिफरेंट हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ लाइफ प्रोसेस वेयर substances synthesized or absorbed in one part of body are carried to other parts of body, ठीक है। एक जगह जो चीज बन रही है, सिंथेसाइज हो रही है, या फिर कुछ चीजें एब्जॉर्ब हो रही हैं, तो वो क्या करेंगी, वो दूसरे पार्ट में भी, बॉडी के दूसरे पार्ट में भी मूव करेंगे, ट्रांसपोर्ट होगा उनका, ठीक है। ये सब्सटेंसेस क्या क्या होते हैं? वाटर, मिनरल्स, वेस्ट मटेरियल और गैसेस, हॉर्मोन्स भी हो सकते हैं, ठीक है।
Now, transportation in animals. एनिमल्स में कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के साथ, ब्लड के थ्रू होता है ना। ब्लड क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू Yes. होता है, ठीक है। देखो, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेशन के लिए हमें तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला तो हो जाएगा ब्लड, दूसरा हो जाएगा ब्लड वेसल्स, ठीक है, एंड थर्ड वन इज हार्ट। तो जितने भी एनिमल्स होंगे उनमें सर्कुलेशन होने के लिए इन चीजों की रिक्वायरमेंट होनी जरूरी है, ठीक है। ब्लड होना चाहिए, ब्लड वेसल्स होने चाहिए एंड हार्ट होना चाहिए, ठीक है। एंड लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या होने चाहिए? lymph nodes, लिम्फ होने चाहिए, सेम लिम्फ वेसल्स होने चाहिए एंड लिम्फ नोड्स होने चाहिए, ठीक है। देखो, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एनिमल्स में, ये दो तरीके का होता है। कोई बता सकता है कौन कौन से होते हैं? देयर आर two types of circulatory system. एनिमल्स में दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। क्या क्या होता है? एक होता है open and close, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको किस में देखने को मिलेगा? जो छोटे एनिमल्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं जो, ठीक है, जो जिनका एवोल्यूशन बहुत पहले हो चुका है, ठीक है। उस टाइम हमारे क्या थे, सर्कुलेटरी सिस्टम इतने डेवलप नहीं हुए थे, तो वो किस तरीके के थे? ओपन टाइप के थे, ठीक है। लेटर ऑन जब इवोल्यूशन हुआ, डेवलपमेंट हुई, तो धीरे धीरे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी इवॉल्व हुआ एंड जो फर्दर ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए धीरे धीरे, उनमें क्या हुआ? क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आई, ठीक है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसी होती है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा? हार्ट होगा, ठीक है, एंड ब्लड जो होगा कैविटीज के थ्रू क्या होंगे? डायरेक्ट हमारे टिश्यूज में जाएंगे, ठीक है। इनको कैरी करने के लिए कोई वेसल्स नहीं होता है, ठीक है। ब्लड डायरेक्टली पोर होता है हमारे टिश्यूज में। सपोज ये टिश्यूज हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? टिश्यूज बोलते हैं। ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, सपोज ये टिश्यूज हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इनके बीच में, सेल्स के बीच में एक फ्लूइड होती है, इसे हम क्या कहते हैं? इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? ये जो सेल्स के बीच में स्पेस होते हैं टिश्यूज में, उस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। याद आ रहा है? इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं ना इसे, सेल्स के बीच में जो स्पेस होते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा टिश्यूज, टिश्यूज के अंदर आपने पढ़े थे जो हमारे सेल्स फॉर्म करते हैं टिश्यूज को, देन उनके बीच बीच में क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेसेस भी प्रेजेंट होते हैं ना। एंड इनमें एक फ्लूइड होती है जिसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। इसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड।
क्लियर है ये? समझ में आ रहा है? इसी को हम कभी लिम्फ कहते हैं। समझ में आ रहा है सभी को ये मैं क्या बता रही हूँ? Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कि जो ब्लड होता है ना वो हार्ट से डायरेक्टली यहाँ नेट कैविटीज के थ्रू ये क्या होते हैं डायरेक्टली हमारे टिश्यूज में पोर हो जाते हैं। ठीक है, देखो ये सारे जो मैंने यहाँ पे मैं रेड से बनाती हूँ, ये सारे ब्लड यहाँ पे पोर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे। ये जो आपको टिश्यूज दिख रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएगा टिश्यूज के साथ। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब इसमें कोई भी आपको ऐसा सिस्टम नहीं दिखेगा कि ब्लड वेसल्स के सिस्टम दिख रहे हैं कि वो जो ब्लड है हमारा वो इंटरनली ब्लड वेसल से मूव कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं दिखेगा। अभी देखो जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बताऊंगी तो ये आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसा होता है, तो ये हमारा हार्ट है। ठीक है, अब यहाँ से ब्लड वेसल्स आएंगे। ठीक है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। अब ये ब्लड वेसल्स क्या होंगे, जब ये ब्लड वेसल्स छोटे छोटे डिफरेंट वेसल्स में डिवाइड होते हैं, क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा टिश्यूज है। ठीक है, तो ये जो ब्लड वेसल्स होंगे ना ये कभी भी डायरेक्टली यहाँ पे ब्लड टिश्यूज को नहीं दे देंगे। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट यहाँ पे कभी नहीं होगा। ये क्या करेंगे, ये कैपिलरीज के थ्रू ही यहाँ से मूव करेंगे। ठीक है, छोटी छोटी कैपिलरीज के फॉर्म में ही यहाँ से सर्कुलेशन होगा। ठीक है, अब कैसे होगा कैपिलरीज के फॉर्म में, सपोज ये आपका सेल है एंड यहाँ से कैपिलरीज मूव कर रही है। ये जो कैपिलरीज होती है बहुत ही थिन सेल वॉल की होती है। ठीक है, जो यहाँ का मेम्ब्रेन होता है कैपिलरीज का, ये क्या होता है, बहुत ही थिन होता है। उसकी वजह से क्या होता है, डिफ्यूजन बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको सेल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, जो भी गैसेस होंगे, सपोज सेल्स के पास क्या है, सेल्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड होगा ज्यादा, है ना, एंड हमारी कैपिलरीज में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो इनका क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा इधर। ठीक है, फिर वो यहाँ पे तो आप समझ रहे हो कि इस टिश्यू लेवल पे कैसे एक्सचेंज हुआ। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में वो कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगी टिश्यूज के। ठीक है, वो क्या होंगी, हमेशा वो कैपिलरीज के थ्रू ही मूव करेंगी। हार्ट से आई, हार्ट से हमारे आर्टरीज के थ्रू, आर्टरीज है ये, आर्टरीज के थ्रू क्या होगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड आएंगी। ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारी कहाँ जाएंगी, टिश्यूज में जाएंगी। ठीक है, और वापस से हमारा वेन्स के थ्रू क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो वापस से हार्ट में जाएंगी, है ना, यही होता है। तो ये हमारा क्लोज एक नेटवर्क बन रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे कहीं भी डायरेक्ट कांटेक्ट में टिश्यूज के साथ हमारी ब्लड नहीं आई है। ठीक है, वो अंदर ही अंदर एक कैपिलरीज के थ्रू मूव कर रही है, तो इसे हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। क्लियर है ये सभी को? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको कहाँ देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल जैसे कि आप इंसेक्ट्स में देख सकते हो, है ना, कॉकरोचेस में दिख जाएगा, स्पाइडर्स में दिख जाएंगे, जब इंसेक्ट्स हैं, आर्थ्रोपोडा है, उन सब में मिल जाएगा। ठीक है, एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ मिलेगा, ह्यूमंस में मिल जाएगा। अर्थवॉर्म जो होता है ये एनिलिडा होता है। ठीक है, अर्थवॉर्म, इसमें भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एंड जितने भी हायर एनिमल्स हैं सब में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये क्लियर है सभी को? तो आप डिफरेंस बता सकते हो, क्या क्या डिफरेंस आपने पढ़ा अभी तक, डिफरेंस क्या क्या होता है ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में? Yes, ma'am. हाँ बताओ। Ma'am, blood vessels are not required in open circulatory system. अच्छा, एक चीज और जो हमने यहाँ पे
कैविटी की बात की ना, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम हीमोसियोल बोलते हैं, ठीक है। एंड ये जो ब्लड होता है, मतलब आपको जो ऐसे एनिमल्स हैं, सॉरी ऐसे जो इंसेक्ट्स हैं, कॉकरोचेस वगैरह, इन सब में ब्लड होता है क्या? नहीं होता है ना। कभी आपने देखा होगा, कभी कॉकरोचेस को मारा होगा तो देखा होगा उसमें से कभी ब्लड नहीं निकलती है, एक व्हाइट कलर का फ्लूइड निकलता है ना, वो क्या होता है? उसे हम बोलते हैं, इसका जो ब्लड होता है इसे हम बोलते हैं हीमोलिम्फ, ठीक है। हीमो इज द ब्लड पार्ट एंड लिम्फ जो है ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड आप देख रहे हो, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हीमोलिम्फ बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें ब्लड नहीं होता, इनमें हीमोलिम्फ होता है, ठीक है। हीमोलिम्फ का ही सर्कुलेशन होता है इनकी बॉडी में, ठीक है। ये दोनों टर्म आपको क्लियर है, हीमोसियोल एंड हीमोलिम्फ? ओके, नाउ डिफरेंसेस आप बता सकते हो? देखो, फर्स्ट हो जाएगा जो हीमोलिम्फ होता है, it directly flows into the organs and tissues, है ना। इसमें कोई नेटवर्क नहीं होता है, ये डायरेक्टली टिश्यूज में फॉल करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ क्या होता है क्लोज वाले में? ब्लड सर्कुलेट्स विदिन क्लोज्ड वेसल, ठीक है। क्लोज ब्लड वेसल्स होते हैं जिनके थ्रू ब्लड जो होते हैं वो मूव करते हैं, है ना। और क्या क्या बताया मैंने? ब्लड कहाँ जाता है? ब्लड इज पम्प्ड इनटू बॉडी कैविटी, ठीक है। बॉडी कैविटी को हम क्या कह रहे हैं? होमोसियोल, है ना, होमोसियोल बोल रहे हैं। एंड यहाँ इसमें क्या होता है? इसमें ब्लड आता है क्या कांटेक्ट में डायरेक्ट टिश्यूज के साथ? No, ma'am. नहीं आता है। तो ब्लड इज पम्प्ड टू द वेसल्स बाय हार्ट, ठीक है। हार्ट ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड को पंप करेगा। थर्ड डिफरेंस हो सकता है, अभी मैंने बताया कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन जैसा कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इनका जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है ना। तो आप कह सकते हो नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। एंड यहाँ क्या होता है? यहाँ रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज प्रेजेंट, ठीक है। और क्या होता है? इसमें जो होता है हीमोलिम्फ प्रेजेंट होता है ना। हीमोलिम्फ क्या होता है? ब्लड प्लस इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मतलब आप इसमें ब्लड को अलग अलग नहीं कह सकते, आपने सेम वर्ड बोल दिया हीमोलिम्फ। इसमें क्या होंगे? ब्लड भी आ गई एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी आ गया, ठीक है। यही हमारी बॉडी में उनकी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। बट यहाँ इसमें क्या होता है? इसमें जो ब्लड होता है एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड और डिस्टिंक्ट, है ना। अब सभी को समझ में आ रहा है ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है क्या? क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. तो चेतन,
Yes, ma'am. हाँ स्टीफन बच्चे आप बताओ कि ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है? क्या होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड? देखो ये हमारी सेल्स हैं, ठीक है। सेल्स, जब सेल्स का एग्रीगेशन होता है तो क्या बनते हैं? टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू बनते हैं सेल्स के एग्रीगेशन से। तो आपने देखा होगा जब सेल्स का अरेंजमेंट होता है एक टिश्यू फॉर्मेशन के लिए, तो उनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होता है, इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होता है ना? याद आ रहा है? टिश्यूज जब आपने पढ़ा होगा टिश्यूज के बारे में, तो उसमें हमने देखा होगा कि इंटरसेल्युलर स्पेस कुछ बीच बीच में प्रेजेंट होता है। इस तरीके से मान लो सेल्स हैं इस तरीके से, तो ये बीच वाला स्पेस क्या हो गया? ये इंटरसेल्युलर स्पेस हो गया, ठीक है। इसी के बीच में ना एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस मौजूद होता है, ठीक है। उसी को हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। क्या काम होता है इस फ्लूइड का? ये जो फ्लूइड होती है ये इन सेल्स को नरिश करने का काम करती है, ठीक है। नरिशमेंट देती है इनको। सेल्स को नरिशमेंट चाहिए होगा ना, कौन देगा वो? ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड देंगी, ठीक है। और जो सेल्स अगर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकाल भी रहे हैं तो वो कहाँ निकालेंगे? इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में निकालेंगे, ठीक है। क्लियर हो? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। तो ये ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा था। एग्जाम्पल्स बता दो, किसमें किसमें लिखेंगे? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? cockroaches, कॉकरोचेस, ठीक है। जितने भी इनवर्टिब्रेट्स है ना वो सब इसमें आएंगे। एंड इसमें क्या होंगे? जो वर्टिब्रेट्स हैं, humans, हाँ earthworm, हाँ, अर्थवॉर्म भी आएगा, ठीक है। ह्यूमंस, ये हो गए, ठीक है। ये क्लियर है सभी को? ओके, नाउ अब हम स्टडी करते हैं। क्या था हमारा? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम था। इसके अंदर हमने क्या क्या देखा था? ब्लड था, ब्लड वेसल्स थे एंड हार्ट था। ये तीन कंपोनेंट मिलकर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है, ठीक है। अब फाइनली हम ब्लड को स्टडी करते हैं। अब ब्लड में क्या क्या होता है? plasma and cellular components, प्लाज्मा एंड सेल्स होते हैं, है ना। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स होते हैं। क्या होता है प्लाज्मा? आपने सेंट्रीफ्यूगेशन सुना है? सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसीजर होती है जिससे हम क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है ये? yes ma'am, क्या होता है मैम सेंट्रीफ्यूगेशन? एक सेपरेशन टेक्निक होता है हाँ, जिसमें क्या होता है? मैम, घुमाया जाता है बहुत, एक ट्यूब या जिसमें भी मिक्सचर है तो उससे क्या होता है घुमाने से? मैम, अलग अलग हो जाता है
किस बेसिस पे अलग अलग होता है, कैसे अलग अलग हो जाएगा? मतलब डेंसिटी पे बेस्ड। हाँ, डेंसिटी पे बेस्ड हो। जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे जम जाते हैं ना, और जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि पहले जमाने में जब मिल्क की चर्निंग होती थी, घी बनाने का जो प्रोसेस होता था, ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन से होता था। कैसे होता था? उसकी चर्निंग की जाती थी, उसको घुमाया जाता था काफी, है ना। घुमाने से क्या होता था, जो हमारा सॉलिड पार्ट होता था वो नीचे आ जाता था, एंड जो लाइट पार्ट होता था, लिक्विड वाला घी जो होता था वो ऊपर फ्लोट करने लगता था, है ना। तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। तो हम ब्लड का क्या करते हैं, ब्लड का सेंट्रीफ्यूगेशन जो आप करोगे एक टेस्ट ट्यूब में, सपोज एक टेस्ट ट्यूब है ये, यहाँ पे जब आप ब्लड का सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे ना, तो डेंसिटी वाइज क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगा। ठीक है, सपोज आरबीसी की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, आरबीसी सबसे नीचे आ जाएंगे, देन डब्ल्यूबीसी आ जाएगा, देन प्लेटलेट्स आ जाएंगे, सबसे ऊपर क्या आएगा हमारा, प्लाज्मा आ जाएगा। जो ब्लड सेल्स होते हैं तीन तरीके के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या होता है, एक फ्लूइड पार्ट होता है, जो ब्लड का वाटरी पार्ट आप कह सकते हो, फ्लूइड पार्ट जो होता है ना वो प्लाज्मा होता है, एंड जो सॉलिड पार्ट होता है वो ये होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, सबसे पहले हम प्लाज्मा को स्टडी करते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, देखो हमारे ब्लड में 55% पार्ट जो है ये प्लाज्मा है। ठीक है, लिक्विड पार्ट यानी कि वाटरी पार्ट जो है वो प्लाज्मा है, एंड वो ब्लड का 55% होता है टोटल ब्लड का। ठीक है, प्लाज्मा में 90 to 92% क्या होता है, वाटर होता है। वाटर। ठीक है, एंड 8 to 10% क्या होता है, अदर मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, ये अदर मटेरियल्स में क्या क्या आ जाएंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। अदर मटेरियल्स में आपका आ जाएगा प्रोटीन्स। ठीक है, सॉल्युबल प्रोटीन्स आ जाएंगे, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट, फूड मटेरियल भी होगा, एंड गैसेस भी होंगे डिजॉल्व फॉर्म में, है ना। ठीक है, गैसेस में कौन कौन से गैसेस होंगे, इसका आंसर मुझे सुचेतन आप बताओ, कौन कौन से गैसेस होंगे डिजॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा के अंदर। मैम कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाउ प्रोटीन्स में कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा के अंदर, ये होते हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिर बहुत सारे क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, उन्हें क्लॉटिंग फैक्टर्स बोला जाता है, वो प्रोटीन्स होते हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड और किससे प्लाज्मा कैरी करते हैं, हॉर्मोन्स को भी। ठीक है, हॉर्मोन्स भी होते हैं इनके अंदर। ठीक है, अच्छा प्लाज्मा का कलर क्या होता है, प्लाज्मा कैसा होता है, किस कलर का होता है प्लाज्मा? मैम कलर होता है। हाँ होता है, येलोइश होता है मैम। हाँ येलोइश होता है ना। क्यों होता है येलोइश?
किस कंपाउंड के कारण होता है? यूरिया। बिलीरुबिन। इनके अंदर बिलिरुबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैम ये तो बाइल पिगमेंट है ना? हाँ, प्लाज्मा के अंदर होता है। बिलिरुबिन आपने सुना होगा, आपको जॉन्डिस हो जाती है तो आपने देखा होगा, कभी आप रिपोर्ट वगैरह देखे होंगे तो बिलिरुबिन उसमें इंक्रीज हो जाता है बहुत ज्यादा। बिलिरुबिन कैसे बनता है? जब जब हमारी आरबीसी जो टूटती है ना, जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तब ज्यादा बिलिरुबिन बनता है, ठीक है। एक लेवल तक तो ठीक है कि अभी प्लाज्मा के अंदर बिलिरुबिन प्रेजेंट है थोड़े अमाउंट में, बट अगर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्या क्या मतलब उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा बहुत ज्यादा होने का? कि हमारी आरबीसी रप्चर हो रही है, ठीक है, मतलब कोई ना कोई डिजीज हुआ है हमें, यही शो करेगा ना, ठीक है। अच्छा, सीरम क्या होता है? सीरम वर्ड भी आपने सुना होगा। जब भी हम कोई टेस्टिंग करते हैं, लैब में जब जाते टेस्टिंग होती है तो उसमें हम सीरम का यूज करते हैं। सीरम क्या होता है? ये प्लाज्मा है, ठीक है। प्लाज्मा से जब आप क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा देते हो, क्लॉटिंग फैक्टर्स मतलब वो प्रोटीन्स जो ब्लड क्लॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो जब प्लाज्मा से आप क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा देते हो तो वो सीरम बन जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम लैब में जैसे कि हम जब बड़े बड़े मतलब आपको बीएससी एमएससी लेवल पे जब आप मतलब रिसर्च करते हो ना, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो लैब के अंदर, तो आप क्या करते हो कि हम सीरम को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। बहुत ही हाई मतलब कि बहुत ही डीप फ्रीज में हम उसको स्टोर करके रख देते हैं सीरम को। हम ब्लड को स्टोर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अगर हमने ब्लड को स्टोर किया तो वो तो क्लॉट हो जाएगा, फिर उसको हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए कैसे यूज करेंगे, है ना। ब्लड को अगर आप थोड़े भी टाइम के लिए ब्लड को रखोगे तो क्या हो जाएगा, वो जल्दी से क्लॉट हो जाएगा, ठीक है। बट हम सीरम को रखेंगे तो सीरम क्या होगा, इनके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है, ठीक है। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, इनके अंदर सिर्फ क्या है, सीरम पार्ट है, ठीक है। तो इनके अंदर क्लॉटिंग नहीं होगी, तो इसका यूज हम काफी लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं, है ना, ठीक है। प्लाज्मा क्लियर है। नाउ आरबीसी। आरबीसी क्या होते हैं? रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। रेड ब्लड सेल्स। इनको और भी किस नाम से जाना जाता है? एराइथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स, है ना, रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स। क्या क्या होते हैं रेड ब्लड सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या होते हैं, कैसा होता है रेड ब्लड सेल्स? बाइकॉनकेव डिस्क शेप। बाइकॉन्केव डिस्क शेप, इस तरीके से कोई रेड ब्लड सेल्स हमें दिखता है ना। क्या क्या होते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक? ये बाइकॉन्केव होता है। इनके अंदर न्यूक्लियस हो कैसा होता है? नहीं होता है। नहीं होता है, क्यों नहीं होता? नॉन न्यूक्लिएटेड। क्यों नहीं होता है आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस? देखो, आरबीसी का काम क्या होता है? आरबीसी का काम होता है सिर्फ गैसेस को कैरी करना, ठीक है। ऑक्सीजन कैरी करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करेगा, ठीक है। ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है ना। और कोई काम है क्या आरबीसी का? और कोई काम नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम मैक्सिमम इसे क्या करना है, हमारे ऑक्सीजन एंड गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना है, ठीक है। तो इसलिए इनके अंदर ना तो न्यूक्लियस होता है, ना ही कोई सेल ऑर्गेनेल होता है, ठीक है। आरबीसी लैक nucleus and other cell organelle। कह रही है। अच्छा, आरबीसी में कौन सी रेस्पिरेटरी पिगमेंट होती है जिनकी वजह से ये रेड कलर का दिखता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन।
इसकी वजह से क्या होता है, ये रेडिकल होता है। ठीक है, लाइफ स्पैन कितनी होती है आरबीसी की ह्यूमन के अंदर, कितने दिन होते हैं? 120 days. हाँ 120 डेज। ठीक है, एंड जो न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं उनके अंदर, चाइल्ड मतलब टॉडलर्स के अंदर कितनी होती होंगी, 100 डेज हो जाती हैं। ठीक है, जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, उसे क्या बोलते हैं, उस टर्म को बोलते हैं एरिथ्रोपोएटिन। ठीक है, ये सब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, एरिथ्रोपोएटिन क्या होता है। ठीक है, सो एरिथ्रोपोएटिन इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ठीक है, अच्छा जब आरबीसी जो होते हैं मैक्सिमम वो बनती कहाँ है, बोन मैरो में. बोन मैरो में बनती है ना, ऑरिजिनेटिंग बोन मैरो क्या होता है, बोन मैरो क्या होता है, जो आपके बोन्स के अंदर आपने देखा होगा फ्लूइड लाइक पार्ट कुछ होते हैं ना बोन्स के अंदर। ठीक है, तो वो उसे हम बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्शन का होता है आरबीसी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी कहाँ होता है, स्प्लीन में होता है। ठीक है, स्प्लीन एक ऑर्गन है जहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है, सिंथेसिस भी होती है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो दोनों काम होते हैं वहाँ पे। आरबीसी का फंक्शन क्या है, क्या है फंक्शन आरबीसी का, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सिर्फ ये काम करती है आरबीसी। क्लियर है सभी को, तो डब्ल्यूबीसी क्या करेंगी, ल्यूकोसाइट्स. इनका नाम होता है ल्यूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं। इन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इनके पास न्यूक्लियस होता है, इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, अलग अलग टाइप के दिख सकती हैं। ठीक है, इस तरीके से राउंड होती हैं, इनके अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनका काम क्या होता है डब्ल्यूबीसी का, आपने बहुत बार सुना होगा, कभी डेंगू वगैरह हो इम्यूनिटी. गया, हाँ तो डेंगू वगैरह होता है तो क्या कहते हैं डॉक्टर्स कि जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी काउंट बहुत कम हो गया है, ऐसा बोलते हैं ना, डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो गया है। तो मतलब डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं, ये डिजीज के अगेंस्ट में फाइट करती हैं। ठीक है, जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आएगा, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी बाहरी पार्टिकल जब हमारी बॉडीज में आ जाएगा, तो क्या होगा, ये तुरंत एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगी, है ना, एंड उसके अगेंस्ट में फाइट करेंगी। ठीक है, तो इनका सबसे मेन काम होता है प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। ठीक है, नाउ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, इनका एक और नाम है, थ्रोम्बोसाइट्स. हाँ थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, इनका सबसे मेन काम होता है दे हेल्प्स इन क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, कैसे करते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है,
यहाँ तक सभी को क्लियर है? आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? पुष्कर सिंह, आप बताओ, स्टार्टिंग से मुझे बता दो फटाफट कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। पुष्कर, आप सुन पा रहे हो मुझे? Yes, ma'am. हाँ, थोड़ा जोर से बोलो बच्चे, आवाज नहीं आ रही है। पहले ट्रांसपोर्टेशन पढ़े, ट्रांसपोर्टेशन पढ़े, हाँ, फिर क्या पढ़ा आपने ट्रांसपोर्टेशन में? टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, है ना? कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड पढ़ा, ठीक है। हेमोलिम्फ क्या होता है? मैम फ्लूइड प्रेजेंट इन कॉकरोचेस, हाँ, किन किन चीजों से मिलकर बना होगा हेमोलिम्फ? हीमो मीन्स ब्लड एंड लिम्फ मीन्स जो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड था, है ना? yes, ma'am. उन दोनों चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। इनमें बॉडी कैविटी होती है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। डायरेक्ट ब्लड क्या कहाँ होता है? हार्ट से सीधे हमारी बॉडी कैविटी में फॉल होता है। Yes, ma'am. इसे हम क्या बोलते हैं? बॉडी कैविटी को हिमोसियोल बोलते हैं, ठीक है। देन हमने ब्लड का पार्ट पढ़ा, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, है ना? तो आप सारे बच्चे ये सारा कुछ रिवाइज करके आओगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। Yes, ma'am. आप लोग कभी रिवीजन नहीं करते तो आपको पिछले क्लास का कुछ भी याद नहीं है, ठीक है। तो अब सारे लोग इन सारी चीजों को याद करके आओगे, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से पूछूंगी, ठीक है। आज का क्लास सभी को क्लियर है ना? Yes, ma'am. ओके, ठीक है, चलो फिर थैंक यू बच्चों, खत्म करते हैं हम।